नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के कुछ बहुत ही दिलचस्प क्लासरूम नोट्स में। जी। ये नोट्स खास तौर पर एसएससी, यूपीपी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। हाँ, तो इसमें ढेर सारे तथ्य हैं। हाँ, लेकिन हम सिर्फ उन्हें रटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद होगा इन तथ्यों के पीछे की कहानी, उनके मतलब और वो आपस में कैसे जुड़े हैं, ये समझना है। हाँ, इतिहास, भूगोल, संविधान। जी, इन सब विषयों को हम एक सिलसिलेवार बातचीत के जरिए खंगालेंगे ताकि ये जानकारी सिर्फ याद ना हो बल्कि समझ में भी आए। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भरतनाट्यम। नोट्स का पहला ही फैक्ट काफी शॉकिंग वाला है कि 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। मतलब एक नृत्य पर बैन क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भरतनाट्यम के इतिहास में ही छिपा है। अच्छा, देखिए, इसे सिर्फ एक नृत्य के रूप में नहीं देखा जाता था। इसके कुछ पुराने नाम हैं, जैसे दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। दासी अट्टम। जी, दासी अट्टम नाम इसकी जड़ों की ओर इशारा करता है, जो देवदासी परंपरा से जुड़ी थी। अच्छा, देवदासी परंपरा। हाँ, देवदासियां मंदिरों में ईश्वर की सेवा में नृत्य करती थीं और ये नृत्य मुख्य रूप से शैव धर्म की कथाओं को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये धार्मिक अनुष्ठान था। बिल्कुल, और जब मंदिरों का प्रभाव कम हुआ तो देवदासी परंपरा पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल, अंग्रेज इसे सामाजिक रूप से सही नहीं मानते थे और इसी वजह से उन्होंने 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर जैसे कई महान मंदिर इस कला के केंद्र हुआ करते थे। और ये कोई नई कला नहीं है, ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कितना पुराना? लगभग 2000 साल पुराना। 2000 साल। तो इसका जिक्र तो जरूर पुराने ग्रंथों में भी होगा। हाँ, 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, जिसे इलांगो अडिगल ने लिखा था। शिल्पाधिकारम। और दूसरा है अभिनय दर्पण, जिसके लेखक नंदिकेश्वर हैं। इन ग्रंथों में इसकी तकनीक और भावों का पूरा विवरण है। अच्छा। इसकी एक संरचना भी है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। शुरुआत होती है आलारिपू से। आलारिपू? जी, और इसका अंतिम चरण तिलाना कहलाता है, जो एक बहुत ही ऊर्जावान प्रस्तुति होती है। यानी एक पूरी यात्रा है, धीमी शुरुआत से लेकर एक शानदार अंत तक। एकदम। इसकी 3 प्रमुख शैलियां भी हैं, कलाक्षेत्र, वासवुर और पंडनल्लूर। और एक लोक नृत्य है तमिलनाडु का करकट्टम। हाँ। वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भरतनाट्यम की शुरुआत आलारिपू से और अंत तिलाना पर होता है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल सही। चलिए विरासत की बात चलिए तो यूनेस्को की विश्व विरासतों पर आते हैं। नोट्स के मुताबिक अहमदाबाद भारत का पहला विश्व विरासत शहर बना। ये तो एक बड़ा सम्मान है। बहुत बड़ा। 2017 में अहमदाबाद को और फिर 2019 में जयपुर को यह दर्जा मिला। अच्छा। ये सिर्फ पुरानी इमारतों के बारे में नहीं है, बल्कि शहर की जो जीवित संस्कृति है, उसकी वास्तुकला है, उसको मान्यता देना है। सही बात है। और हाल के वर्षों में भारत की सूची काफी लंबी हुई है। 39वीं साइट थी रमप्पा मंदिर, तेलंगाना का। हाँ, 2021 में। जी। और 40वीं थी धौलावीरा, गुजरात से। ये भी 2021 में ही। और उसके बाद फिर 41वीं बनी शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में 2023 में। और 42वीं कर्नाटक के शानदार होयसल मंदिर। और हाल ही में 43वीं भी जुड़ गई है, असम के मायदाम्स। ये मायदाम्स क्या है? ये नाम मैंने पहले नहीं सुना। मायदाम्स असल में अहोम राजवंश के शाही परिवारों के कब्रगाह हैं, जो पिरामिड की तरह टीले के आकार में बने हैं। अच्छा, कब्रगाह। जी, ये भारत की एक अनूठी परंपरा को दिखाता है। इसी सूची में एक और नगीना है, रानी की वाव, गुजरात में। हाँ, ये तो 100 रुपए के नोट पर भी है। बिल्कुल, 2014 में इसे यूनेस्को का दर्जा मिला। ये सरस्वती नदी के तट पर है। वाह। अब कला और संस्कृति से आगे बढ़कर सिनेमा की दुनिया में चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार। बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1969 में हुई और सबसे पहली विजेता थी देविका रानी। देविका रानी? जी। दूसरे विजेता थे बीएन सरकार 1970 में। और एक दिलचस्प बात, 1971 में पहली बार ये पुरस्कार मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। और हाल ही में 54वां पुरस्कार वहीदा रहमान जी को मिला। यहीं पर ऑस्कर का भी जिक्र है। भारत का ऑस्कर से रिश्ता कैसा रहा है? हमारा ऑस्कर का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। पहला ऑस्कर जीता भानु अथैया ने 1983 में, गांधी फिल्म के लिए। हाँ, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। हालांकि नामांकित होने वाली हमारी पहली फिल्म 1957 की मदर इंडिया थी। और 2025 के लिए? 2025 के लिए
भारत की ओर से लापता लेडीज को भेजा गया है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसा याद रख सकते हैं कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर अहमदाबाद है और सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जिसकी पहली विजेता देविका रानी थी। एकदम सही। अब बात करते हैं उन संगठनों की जो आधुनिक भारत की बुनियाद बनाते हैं, जैसे कि सड़कें। यहाँ 2 संस्थाओं का जिक्र है, NHAI और BRO। जी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम में क्या कोई बड़ा फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम है देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाना। अच्छा। ये 1988 में बना था, लेकिन काम करना 1995 से शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारका में है। और सेतु भारतम कार्यक्रम? हाँ, 2016 का सेतु भारतम कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा था, जिसका लक्ष्य था सभी हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। जी, इसका काम है भारत के सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाना, जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। ये सड़कें सेना की आवाजाही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जीवन रेखाएं हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि NHAI देश के अंदर हाईवे बनाता है और 1988 में स्थापित हुआ, जबकि BRO सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाता है, 1960 में स्थापित हुआ और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल स्पष्ट। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो देश की सामाजिक तस्वीर दिखाता है, जनगणना। यहाँ 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, और ये आंकड़े हमें बहुत कुछ बताते हैं। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में भारत को औसत था 943, जो 2001 के 933 से थोड़ा बेहतर था। लेकिन 1951 से तो कम ही था। हाँ, 1951 में ये 946 था। तो आजादी के बाद स्थिति में गिरावट आई थी, जिसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राज्यों के बीच तो बहुत बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ केरला है 1084 के साथ, और दूसरी तरफ हरियाणा सिर्फ 879 पर। इतना ज्यादा अंतर? यही इन आंकड़ों की सबसे चिंताजनक बात है। केरल जैसे राज्य दिखाते हैं कि बेहतर शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से क्या हासिल किया जा सकता है। सही है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव का आंकड़ा 618 पर है, जो अविश्वसनीय रूप से कम है। इसमें शिशु लिंगानुपात का भी जिक्र है, 0 से 6 साल के बच्चों का। हाँ, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समाज की ताजा सोच को दर्शाता है। मतलब बेटियों को लेकर समाज क्या सोच रहा है। बिल्कुल। यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ सबसे अच्छा है, जबकि हरियाणा 834 के साथ सबसे नीचे है। ये दिखाता है कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो इस पॉइंट को एग्जाम के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, जिसमें केरल राज्य सबसे ऊपर और हरियाणा सबसे नीचे था। बिल्कुल। चलिए अब मैदान की ओर चलते हैं। क्रिकेट। भारत ने 2 बार ODI वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ, और ये दोनों जीत भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर मानी जाती हैं। पहली 1983 वाली। बिल्कुल। उस समय भारत को कोई मजबूत टीम नहीं मानता था और फाइनल में सामने थी वेस्ट इंडीज, उस दौर की सबसे खतरनाक टीम। कपिल देव की कप्तानी में। जी, लॉर्ड्स के मैदान पर मिली वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, उसने पूरे देश का आत्मविश्वास जगा दिया। और दूसरी जीत 2011 की, जो 28 साल बाद आई। वो जीत भी बहुत खास थी। MS धोनी की कप्तानी में अपने ही घर में वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराना। धोनी का वो छक्का। हाँ, वो विजयी छक्का आज भी सबकी यादों में ताजा है। उस फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे। और नोट्स में कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, जैसे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के हैं 7, और सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत ने 1983 में कपिल देव और 2011 में MS धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीता। एकदम सही। खेल के मैदान से अब साहित्य के पन्नों पर आते हैं। यहाँ कुछ किताबों का जिक्र है, जिसमें पहली है बलूता। ये एक आत्मकथा है। हाँ, और ये कोई साधारण आत्मकथा नहीं है। बलूता के लेखक हैं दया पवार।
ये मराठी साहित्य में पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। इसने दलित साहित्य को एक नई पहचान दी और पहली बार समाज के उस वर्ग के अनुभव, पीड़ा और संघर्ष को मुख्यधारा में सामने रखा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे समुदाय की आवाज है। मुदगल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। तो परीक्षा के लिए ये पॉइंट ऐसे याद रखना है कि बलूता दया पवार की आत्मकथा है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। जी। चलिए अब उस किताब की बात करते हैं जो पूरे देश को चलाती है, भारत का संविधान। नोट्स में तो पूरी दुनिया से लिए गए प्रावधानों की एक लंबी सूची है। हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। तो ये कट कॉपी पेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद नकल करना नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्थाओं से सीखकर भारत के लिए सबसे उपयुक्त संविधान बनाना था। जैसे हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, क्योंकि हम उस व्यवस्था से पहले से ही परिचित थे। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। हाँ, क्योंकि अमेरिकी संविधान का बिल ऑफ राइट्स नागरिकों को बहुत मजबूत अधिकार देता है। इसी तरह आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP लिए गए। और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां। जी, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रेरणा और अनुकूलन का काम था। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय प्रणाली UK से ली गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान की अनुसूचियों का क्या मतलब है? अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स एक तरह से संविधान के परिशिष्ट हैं। इनमें उन सूचियों और विवरणों को रखा गया है जो बहुत लंबे थे। अच्छा। जैसे चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। और 7वीं अनुसूची? 7वीं में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची का जिक्र अक्सर खबरों में आता है। दल बदल कानून। हाँ, आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए 1985 में इसे जोड़ा गया। इसी तरह 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां देने के लिए जोड़ा गया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रखा जा सकता है कि चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों, 10वीं दल बदल और 11वीं पंचायतों से संबंधित है। बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राज्यों का महासंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। फेडरेशन का मतलब होता है कि राज्य एक समझौते के तहत साथ आए हैं और सैद्धांतिक रूप से वे अलग हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि भारत एक अखंड इकाई है और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। बहुत गहरा मतलब है। जी। और अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश के बारे में है, जैसे सिक्किम। और अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में है, जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का बनना। और नागरिकता से जुड़े प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। एकदम सही। चलिए अब आधुनिक इतिहास की ओर लौटते हैं और ब्रिटिश नीतियों को समझते हैं। पहली है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। नोट्स में लिखा है कि इंदौर के होलकर ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हाँ, और ये होलकर शासकों की ताकत और दूरदर्शिता को दिखाता है। सहायक संधि, जिसे वेलेस्ली ने लोकप्रिय बनाया, असल में एक मीठा जहर थी। मीठा जहर? जी। अंग्रेज किसी भारतीय राज्य को सैन्य सुरक्षा देने का वादा करते थे, लेकिन बदले में उस राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना का खर्च भी उठाना पड़ता था। यानी अपनी आजादी गिरवी रखनी पड़ती थी। बिल्कुल। हैदराबाद के निजाम 1798 में इसे स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। इसके बाद मैसूर, अवध सब एक एक करके इस जाल में फंस गए। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाया और इंदौर के होलकर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जी। सहायक संधि के बाद आई डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो और भी सीधी और क्रूर लगती हैं। हाँ, ये थी भी। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेते थे, गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं देते थे। अच्छा। सतारा 1848 में इसका पहला शिकार बना।
इसके बाद जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर कई राज्यों का विलय कर लिया गया। लेकिन यहाँ अवध का मामला एक अपवाद के तौर पर दिया गया है। हाँ, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कई बेटे थे, तो उन पर हड़प नीति लागू नहीं हो सकती थी। तो फिर इसलिए डलहौजी ने उन पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। अच्छा, और इस घटना ने 1857 के विद्रोह की आग में घी का काम किया। तो एग्जाम के लिए याद रखना है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा का विलय हुआ और अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया था। बिल्कुल। अंग्रेजों ने पैसा वसूलने के लिए भी तो कई व्यवस्थाएं बनाई थी। भू राजस्व व्यवस्था। हाँ, उन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बनाई। पहली थी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जिसे कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। इसमें क्या था? इसमें जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया और उसे एक तय रकम अंग्रेजों को देनी होती थी। और बाकी दो, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास जैसे इलाकों में थी। रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें अंग्रेज सीधे किसानों से लगान वसूलते थे। ये 51% जमीन पर लागू थी। सबसे ज्यादा। जी। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत यानी आज के यूपी में थी। महाल मतलब पूरा गांव। इसमें पूरे गांव से लगान तय किया जाता था। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल में जमींदारों के साथ, रैयतवाड़ी मद्रास में किसानों के साथ और महलवाड़ी यूपी में पूरे गांव के साथ की गई थी। एकदम सही। इतिहास के बाद अब थोड़ा भूगोल देखते हैं। भारत की पर्वत श्रेणियां, यहाँ सबसे नई शिवालिक और सबसे पुरानी अरावली बताई गई है। जी, आप इसे एक परिवार की तरह समझ सकते हैं। अरावली इस परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। और शिवालिक? और हिमालय, जो एक नवीन पर्वत है, उसकी सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है शिवालिक। ये अभी भी बन रही है। यहाँ उत्तर से दक्षिण का एक क्रम भी दिया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार। हाँ, परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप नक्शे पर कल्पना करके याद रख सकते हैं। और नदियों के आधार पर भी हिमालय का बंटवारा किया गया है। जी, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि सबसे नई श्रेणी शिवालिक और सबसे पुरानी अरावली है और नदियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रादेशिक विभाजन हैं। सही है। भूगोल में एक और शब्द है दोआब। इसका क्या मतलब है? दो और आब यानी पानी, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को दोआब कहते हैं। अच्छा। नोट्स में बिस्त दोआब का जिक्र है, जो ब्यास और सतलज नदियों के बीच है। देखिए, नाम में ही नदियां छिपी हैं। बिस्त = ब्यास + सतलज। अरे वाह, ये तो याद रखने का अच्छा तरीका है। बारी दोआब मतलब ब्यास और रावी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दोआब गंगा यमुना दोआब है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि दोआब के नाम अक्सर उन नदियों के पहले अक्षरों से बने होते हैं जिनके बीच वे स्थित हैं। जी। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सबसे पुराना था इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में बना। लेकिन 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक खास था। क्यों? क्योंकि ये पहला पूरी तरह से भारतीय पूंजी से बना बैंक था। लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेता इसके संस्थापकों में थे। और शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सेबी की स्थापना हुई। जी, सेबी 1988 में इसकी स्थापना हुई और 1992 में इसे कानूनी शक्तियां दी गईं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और स्टॉक एक्सचेंज BSE तो एशिया का सबसे पुराना है। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना। इसका सूचकांक सेंसेक्स है। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना और इसने 1994 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इस पॉइंट को एग्जाम के लिए ऐसे याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक है और शेयर बाजार का नियामक सेबी है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था ने एक और टॉपिक है, औद्योगिक वित्त संस्थान। हाँ, इसमें सबसे ऊपर है IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1964 में बना था। और LIC? LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। अच्छा, तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज BSE है,
जो 1875 में स्थापित हुआ और एनएसई ने 1994 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। एकदम सही। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की ओर। यहाँ कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की सूची है। चलिए इन्हें समूह में समझते हैं। कुछ उपकरण दूरी और गहराई मापते हैं, जैसे गाड़ी कितनी दूर चली ये ओडोमीटर बताता है, और समुद्र की गहराई? उसके लिए फैलोमीटर का इस्तेमाल होता है। और कुछ उपकरण गति मापते हैं, हवा का वेग एनीमोमीटर से और हवाई जहाज की गति टैकोमीटर से। और पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाला पेरिस्कोप? पेरिस्कोप पनडुब्बी को पानी के अंदर रहते हुए सतह के ऊपर देखने में मदद करता है। और सोनार? सोनार पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। अब बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। जल का भाप बनना भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भाप ठंडी होकर वापस पानी बन सकती है, ये सिर्फ अवस्था का बदलाव है। अच्छा। जैसे ठोस से सीधे गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, कपूर इसका उदाहरण है। और गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है। ये सब भौतिक परिवर्तन है। तो इस पॉइंट को एग्जाम के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि ओडोमीटर दूरी मापता है और फेदोमीटर गहराई, तथा भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बिल्कुल। और जीव विज्ञान में यहाँ लिखा है कि लवक यानी प्लास्टिक्स सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जी, प्लास्टिड्स पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जो भोजन बनाता है। दूसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को रंग देता है। जैसे टमाटर का लाल रंग? हाँ, वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। ये सब वर्णी लवक हैं। और तीसरा? तीसरा है अवर्ण लवक, जो जड़ों में भोजन को जमा करता है। और हमारी त्वचा, इसकी सबसे बाहरी परत का नाम एपिडर्मिस है। जी, हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये हमें बाहरी चोटों और संक्रमण से बचाती है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रखा जा सकता है कि प्लास्टिड सिर्फ पौधों में होते हैं और त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। सही है। चलिए अब आखिर में कुछ ताज़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। बहुत शानदार। हमने कुल 29 पदक जीते, जो हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें 7 स्वर्ण भी शामिल हैं। भारत का पहला पैरा स्वर्ण किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में। अच्छा। और इस बार उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। कृषि से जुड़ी खबर है कि हरियाणा सभी 22 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। हाँ, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देता है। इसे सीएसीपी की सिफारिश पर तय किया जाता है। और गन्ने के लिए? गन्ने के लिए एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी होता है। और अंत में खेल की एक और खबर, खो-खो विश्व कप 2025 भारत ने जीता। बिल्कुल, ये पहला विश्व कप था जो दिल्ली में आयोजित हुआ और भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 2024 पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीते और 2025 खो-खो विश्व कप का विजेता भारत रहा। जी। तो आज हमने इन क्लासरूम नोट्स के जरिए तथ्यों के समुद्र में एक गहरी डुबकी लगाई। उम्मीद है कि ये बातचीत सिर्फ जानकारी देने वाली नहीं, बल्कि उसे समझने में भी मददगार रही होगी। बिल्कुल। इन सभी तथ्यों को अलग अलग देखने के बजाय ये सोचना जरूरी है कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जैसे कैसे अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने आजादी के बाद की आर्थिक चुनौतियों की नींव रखी, या कैसे संविधान के विदेशी स्रोतों को भारत की सामाजिक जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। कड़ियों को जोड़ना। हाँ, जब हम इन कड़ियों को जोड़ने लगते हैं तब ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी समझ के लिए होता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।